नमस्कार। मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय न्यायालय अथवा फेडरल कोर्ट क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1935 के अधिनियम के शुरू होने से पूर्व ब्रिटिश भारत में एकात्मक सरकार थी। प्रांतों को जो भी शक्तियाँ मिली हुई थी वे सब केंद्र द्वारा सैद्धांतिक दृष्टि से ही दी गई थी। उस समय यदि केंद्र और प्रांतों में कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता था तो यह केंद्रीय सरकार की इच्छा के अनुसार निपटता था। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों को स्वराज्य दे दिया गया और इन्हें संघीय इकाइयों की तरह प्रयोग में लाया गया। अतः संघीय इकाइयों के आपसी झगड़ों और इनके केंद्र के साथ झगड़ों का निपटारा करने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना आवश्यक समझी गई। 1935 के अधिनियम को 1 अप्रैल 1937 से लागू किया गया और 1 अक्टूबर 1937 से संघीय न्यायालय ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। अब संघीय न्यायालय की रचना अथवा गठन। फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अधिक से अधिक 6 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते थे, परंतु उस समय केवल एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश ही नियुक्त किए गए। ये सब न्यायाधीश ब्रिटिश सम्राट द्वारा बहुत ऊंची योग्यताओं के आधार पर ही नियुक्त किए जाते थे। इन न्यायाधीशों की संख्या केवल उस समय बढ़ाई जा सकती थी जबकि संघीय विधानमंडल इस हेतु एक प्रार्थना पत्र गवर्नर जनरल द्वारा ब्रिटिश सम्राट को भेजे। इन न्यायाधीशों के वेतन ब्रिटिश सम्राट तथा उसके मंत्री परिषद द्वारा मिलकर तय किए जाते थे और उनको किसी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए उनकी अवधि के भीतर तब्दील नहीं किए जा सकते थे। न्यायाधीशों के वेतन भारतीय राजस्व पर भारित वेतन। न्यायाधीशों की नौकरी को सुरक्षित किया गया था। वे अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक रहते थे यदि उनका आचरण अच्छा हो। उनको 65 वर्ष की आयु से पूर्व केवल कदाचार या अथवा शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के आधार पर ही ब्रिटिश सम्राट उस समय हटा सकता था जब प्रिवी काउंसिल की न्याय समिति पूछे जाने पर यह राय दे कि न्यायाधीश दोषी है और उसको ऊपर लिखे हुए किसी कारण के आधार पर हटाना उचित है। गवर्नर जनरल तब भारत के विधानमंडल को न्यायाधीशों के हटाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। यह इसलिए किया गया ताकि न्यायाधीश स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य कर सके और उनके कार्यों में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं हो। अब न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। संघीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी रखी गई है, जैसे वह ब्रिटिश भारत या संघ में शामिल होने वाले किसी देशी रियासत के उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरी योग्यता थी वह इंग्लैंड या उत्तरी आयरलैंड में 10 वर्ष तक बैरिस्टर रहा हो अथवा स्कॉटलैंड के एडवोकेट संघ का 10 वर्ष तक सदस्य रहा हो अथवा ब्रिटिश भारत या संघ में शामिल होने वाले किसी देशी रियासत के उच्च न्यायालय का 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो। मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के लिए यह आवश्यक था कि वह 15 वर्ष पुराना एडवोकेट, बैरिस्टर या वकील हो।
किसी भी खाली स्थान को स्थायी रूप से भरने के लिए गवर्नर जनरल किसी उचित व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त कर सकता था। यदि मुख्य न्यायाधिपति का स्थान खाली होता था तो गवर्नर जनरल किसी भी संघीय न्यायाधीश को स्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए कह सकता था। मुख्य न्यायाधिपति को 7,000 रुपये मासिक वेतन, तब अन्य प्रत्येक न्यायाधीश को 5,500 रुपये मासिक वेतन मिलता था। न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते और पेंशन ब्रिटिश सम्राट द्वारा अपनी मंत्री परिषद की सलाह से निर्धारित किए जाते थे। इसके बाद हम संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका अधिकार क्षेत्र क्या रहा, इसके कार्य क्या रहा। तो इसके क्षेत्राधिकार में पहला है संघीय न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इन कुछ ऐसे मामले थे जो सीधे ही संघीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते थे। संघीय न्यायालय के प्रारंभिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार के अधिकार क्षेत्र थे। इनमें प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में वे सभी मामले शामिल थे जिनका संबंध 1935 के अधिनियम की व्याख्या से थे। इसके अतिरिक्त संघीय न्यायालय अपने प्रारंभिक क्षेत्र के अनुसार उन विवादों का भी निर्णय करता था जो भारतीय संघ और एक प्रांत अथवा संघ में शामिल होने वाली देशी रियासत के बीच में हो। यह किसी प्रांत या देशी रियासत के आपसी झगड़े अथवा दो या अधिक प्रांतों या रियासतों के बीच में हुए झगड़ों का निर्णय भी करता था। दूसरा, अपीलीय अधिकार क्षेत्र। संघीय न्यायालय अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रांतों व संघ में शामिल होने वाली देशी रियासतों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता था, यदि वे यह प्रमाण पत्र दे दें कि अपील के अधीन मामले में 1935 के एक्ट की व्यवस्था संबंधी कोई कानूनी प्रश्न उत्पन्न होता या इस एक्ट के अधीन जारी किए गए किसी से परिषद आदेश की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न होता। यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता कि संघ में शामिल होने वाली किसी देशी रियासत ने अपने स्वीकृति लेख द्वारा संघीय सरकार को कहाँ तक कानूनी और कार्यकारिणी संबंधी अधिकार दिए हैं, तो यह भी मामला संघीय न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता था। अगला, परामर्श देने का अधिकार क्षेत्र। संघीय न्यायालय को परामर्श देने का भी अधिकार था। यदि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से किसी भी कानूनी मामले को इनकी राय लेने के लिए सौंप देता था। अगला, रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में। संघीय न्यायालय की बैठकें दिल्ली में होती थी। यह न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता था। इसकी कार्यवाहियाँ तथा निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाता था और उन्हें प्रकाशित किया जाता था। इनका हवाला निचली अदालतों के सामने में दिया जाता था। तो ये था फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। लेकिन जो संघीय न्यायालय था वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसकी अपील फिर कहीं नहीं की जा, जिसके निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती है। संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके फैसलों के विरुद्ध इसकी आज्ञा के बिना निम्नलिखित कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मामले ऐसे थे जो प्रिवी काउंसिल की न्याय समिति को अपील की जा सकती थी। जैसे ऐसे मामले जिनमें 1935 के एक्ट की व्याख्या अथवा इस एक्ट के अधीन जारी किए गए किसी परिषद आदेश की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न होता हो और उसमें निर्णय संघीय न्यायालय द्वारा प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए हो। दूसरी,
ऐसे मामले जिनमें किसी रियासत के स्वीकृति लेख द्वारा संघ सरकार को दी गई कानूनी और कार्यकारिणी शक्ति के विस्तार का प्रेशर उत्पन्न होता हो। तीसरी बात है, संघ में शामिल होने वाली देशी रियासतों में संघीय विधानमंडल द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करने से जो मामले उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से ये 3 मामलों को छोड़कर शेष मामलों में प्रिवी काउंसिल को अपील केवल फेडरल कोर्ट की आज्ञा से ही की जा सकती थी। और इन जो 3 मामले थे इनमें संघीय न्यायालय की अनुमति के बिना भी प्रिवी काउंसिल की न्याय समिति में अपील की जा सकती है। धन्यवाद।